कथा कहानी किस्सा के मित्रों को नमस्कार। हिंसा, लड़ाई या युद्ध क्या किसी समस्या का स्थायी हल है? हमारा ध्यान उन कई बातों की तरफ जाता ही नहीं जिनका जन्म इन्हीं से होता है। इन्हीं बातों पर नजर डाल रही है आज की कहानी। लीजिए सुनिए भानु प्रताप की कहानी मां रोती है। रेल की खिड़की से बाहर सब कुछ छूटता जा रहा था। पेड़ पौधे, गेहूं के खेत, नदी नाले, पहाड़ सब पीछे की तरफ तेजी से निकल रहे थे। वो सोच रही थी कि सब कुछ अपनी जगह पर स्थिर है, लेकिन फिर भी छूट रहा है। बाबा जी कहा करते थे, सब कुछ समय ही तो है, सारी गति समय की ही है। बात ठीक भी है। समय दौड़ता भी तो बहुत तेजी से है। 1 साल होने को आया, लेकिन लगता है कल ही की तो बात है। 1 साल में दुनिया बहुत आगे निकल गई, लेकिन क्या कुछ भी साथ नहीं रहा? नहीं, कुछ तो है जो हमेशा के लिए साथ रह जाता है। उसने आंखें बंद कर ली। रेलगाड़ी के पहियों की रगड़ धगड़ धीरे धीरे हल्की होती चली गई और उसका दिमाग उसे 1 साल पहले के उसके गांव ले आया। वो मंदिर के पास खड़ी थी और वहां से उसे पूरा गांव दिखाई दे रहा था। गांव के ऊपर फैला चीड़ का जंगल, घास लकड़ी लेकर आती गांव की औरतें और खेतों में काम करते पुरुष। वो अपने आप को भी देख पा रही थी। घास लेकर नीचे आ रही थी वो। तभी उसकी तरफ भागकर आता हुआ विनोद उसे दिखाई दिया। विनोद कह रहा था कि बीरू के यहां से फोन आया है। फोन? क्या हुआ होगा? विनोद का चेहरा फक पड़ा हुआ था। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसका गला रुंध गया था और मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। वो चिल्लाकर विनोद से पूछ रही थी, क्या हुआ? कुछ बोलेगा कि नहीं? अचानक विनोद के हाथ में पकड़े हुए मोबाइल की घंटी बजने लगी। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे। विनोद ने मोबाइल उसकी तरफ बढ़ा दिया। दूसरी तरफ से पूछा जा रहा था कि क्या वो वीरेंद्र सिंह की मां बोल रही हैं? उसने चुपचाप हां में सिर हिलाया। फोन पर फिर हेलो हेलो की आवाज आ रही थी। उसके मुंह से मुश्किल से निकला, हां मैं बोल रही हूं। दूसरी तरफ से कोई लगातार कुछ कुछ कहे जा रहा था। उसकी आंखें पथरा गई थीं। वो वहीं जमीन पर बैठ गई। फोन उसके हाथ से छूट गया। विनोद चाची चाची कहते हुए उसे सहारा दे रहा था। सारा गांव भागा भागा उन्हीं की तरफ आ रहा था। उसे याद है कि उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया था। उसने घबराकर आंखें खोल दी। रेलगाड़ी के पहिए फिर जोर जोर से शोर कर रहे थे। सामने बैठी महिला ने आंखों ही आंखों में पूछा, सब ठीक तो है? उसने भी सिर हिलाया और खिड़की से बाहर देखने लगी। उसे बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे थे। वो दूर आसमान में तैरते सफेद बादलों को देख रही थी। अचानक बादलों के बीच से उसे मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई दिया। सेना के तिरछी टोपी लगाए बीरू उसी तरफ देख रहा था। वो अचानक घबरा गई और उसने अविश्वास से अपना सिर हिलाया। सफेद बादलों के झुंड पीछे छूट रहे थे। उसे याद आया, इसी महीने तो बीरू का जन्मदिन था। पूस महीने की 19 गति की ऐसी ही गुनगुनी धूप थी जब वो पैदा हुआ था। इस महीने 24 साल का हो जाता बीरू। बीरू के पैदा होते ही पूरी दुनिया कितनी सुंदर हो गई थी। आस पास सब कुछ बदल गया था। कमी केवल बीरू के पिता की ही खटकती थी। बीरू 3 साल का ही था जब उसके पिता पड़ोस के गांव के लड़के के साथ बंबई गए थे। दोनों ही लौट कर नहीं आए। बहुत खोज खबर की उसने, लेकिन कुछ पता नहीं चला। गांव के कुछ लोग बंबई भी गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अकेले दम पर उसने घर संभाला। एक एक दिन उसे याद है। स्कूल में बीरू का पहला दिन। बरसात में बीरू को चोट लगी तो वो अकेले उसे लेकर सतपुली गई थी। बाघ का डर हुआ तो उसे स्कूल तक अकेले छोड़ने जाती थी। बीरू ने भी कभी उसे परेशान नहीं किया। बिना बाप का बच्चा था, लेकिन शांत और अनुशासित था। 12वीं कक्षा पास करते ही वो सेना में भर्ती हो गया। वो मना करती रही, लेकिन उसे रोक नहीं पाई। छुट्टियों में घर आता तो लगता कि बुनास फूल गया है। हवा में सुगंध भर गई है। आखिरी बार जब वो आया था तब उसने शादी की बात की थी। उसे यह कहकर बीरू ने चुप करा दिया था कि 2 साल बाद करेगा वो शादी। कोई छोटा सा स्टेशन आया था।
लोग इधर उधर भाग रहे थे, इन चेहरों में वो कुछ खोज रही थी। हमेशा ही ऐसा करती है वो। उसे मालूम है कि जिन चेहरों को वो ढूंढना चाहती है वो उसे नहीं दिखेंगे। कई बार मिलते जुलते लोग दिखते हैं, पर वो नहीं जिनका उसे इंतजार रहता है। रेलगाड़ी फिर धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। पहाड़ दिखाई देने लगे थे। लगता था कश्मीर शुरू हो गया था। इन्हीं पहाड़ों में ही तो कहीं तैनात था बीरू। कुछ नाम तो उस जगह का बताया था हवलदार साहब ने, लेकिन उसे याद नहीं। हवलदार तारादत्त शर्मा का चेहरा उसके दिमाग में उभर आया। वही तो आए थे गांव। मोबाइल पर मिली खबर के बाद से ही वो बेसुध हो गई थी। क्या हो रहा है, वो कहाँ है और कौन लोग उसके पास हैं, उसे कुछ पता नहीं था। वो होश में आती और फिर बेहोश हो जाती। 2 दिन बाद ही बीरू गांव पहुंचा था, लेकिन कुछ लोगों के कंधे पर सवार एक लकड़ी के बक्से में। पूरी पट्टी के लोग जमा हो गए थे उनके गांव में। चारों तरफ कोहराम मचा हुआ था। अंतिम दर्शन को लोग दूर दूर से आए थे। भारत मां का लाल शहीद हुआ था, लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ था। अगले दिन हवलदार शर्मा जी ने बताया कि बीरू सबका चहेता था। साथियों के बीच ही नहीं, अफसरों का भी वो दुलारा था। उस शाम जब खबर आई कि पास के ही गांव में 3 आतंकवादी छिपे हुए हैं, तो उनकी यूनिट का एक दल वहां रवाना किया गया। जिस घर में वो आतंकवादी थे उसे घेर लिया गया। इन्हीं आतंकवादियों में 23 साल का खूंखार अशफाक भट्ट भी था, जो इसी गांव का रहने वाला था। पूरे गांव के निवासियों को उनके घर में बंद कर दिया गया। धीरे धीरे घर में छिपे इन आतंकवादियों पर शिकंजा कसा जा रहा था कि तभी उनकी तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। काफी देर तक दोनों तरफ से गोलियां चलती रहीं। कुछ देर शांति के बाद यह निश्चय किया गया कि आतंकवादियों को बाहर खदेड़ना ही होगा। बीरू समेत कुछ और लोग घर के अंदर पहुंचे। जरा सी आहट हुई और फायरिंग शुरू हो गई। 2 आतंकवादी घर से बाहर भागे, लेकिन बाहर निकलते ही मारे गए। अशफाक भट्ट अभी भी घर के अंदर छुपा हुआ था। उसके बचने का कोई रास्ता ही नहीं था। हमारे साथी घर के अंदरूनी हिस्से में पहुंचे तो घायल अशफाक ने फायर खोल दिया। बीरू ने तुरंत जवाबी कार्यवाही करते हुए उस पर गोलियां चला दी और वो वहीं ढेर हो गया। लेकिन बीरू को भी गोलियां लग चुकी थीं। जब तक बीरू को अस्पताल लाते बहुत खून बह चुका था। वो आखिरी मिनटों में यही कह रहा था, मां को मत बताना, मां को मत बताना। हवलदार शर्मा जी न जाने क्या क्या बोलते जा रहे थे। वो बेसुध हो चुकी थी। उसे अपनी बेटी की बहादुरी की कहानी नहीं सुननी थी। उसे उसके जोश और साहस की गाथा नहीं सुननी थी। वो एक बार उसके चेहरे पर हाथ फेरना चाहती थी। वो उसके बालों में उंगलियां फिराना चाहती थी। वो उसे केवल एक बार अपने सामने बैठाकर खाना खिलाना चाहती थी। क्या ऐसा हो सकता था? जम्मू आ चुका था। वो भी दूसरे यात्रियों के साथ प्लेटफॉर्म पे उतर गई। तभी सामने से हवलदार शर्मा जी आते हुए दिखाई दिए। उन्होंने उसका सामान उठाया और दोनों बाहर निकल आए। बाहर खड़ी सेना की जीप में बैठकर वो आर्मी सेंटर की तरफ चल दिए। रास्ते में हवलदार साहब ने बताया कि उसकी प्रार्थना पर निर्णय लेना इतना आसान नहीं था। आर्मी ऑफिसर्स भी परेशान थे कि क्या किया जाए। वो कह रहे थे, चलो अब आप आ ही गई हैं तो देखो क्या होता है। पहली बार वो किसी सैनिक परिसर में आई थी। सब तरफ सन्नाटा था। वातावरण में ही अनुशासन का आभास हो रहा था। उसकी मुलाकात सुबह कर्नल साहब से होनी थी। उसकी मांग पर अंतिम निर्णय लिया जाना था। वो चाय पीते हुए सोच रही थी कि ऐसी कौन सी मांग कर डाली उसने जिस पर सरकार को निर्णय लेने में परेशानी हो रही थी। उसने यही तो चाहा था कि उसे एक बार उस जगह तक जाने दिया जाए जहां उसके बेटे ने अपनी जान गंवाई थी। किस किस से उसने चिट्ठी नहीं लिखवाई। पिछले ही महीने उसे पत्र आया कि वो आ जाए। अंतिम निर्णय एक बार फिर उससे बात करके लिया जाएगा। सुबह कर्नल साहब से बात करते हुए वो सामान्य ही थी। उसे डर था कि एक पढ़े लिखे बड़े अफसर का सामना वो कैसे करेगी, लेकिन कर्नल बहुत ही विनम्र थे। उन्होंने समझाया कि सैनिक कार्यवाहियां होती रहती हैं और जैसी मांग उसने की है उसे मानने का कोई नियम भी नहीं है। लेकिन उसके हाथ जोड़ने और विनती करने पर आखिर अनुमति मिल ही गई। 1 घंटे में ही उन्हें रवाना होना था। 3 सैनिक गाड़ियां रवाना हुई, जिनमें हवलदार शर्मा जी के साथ एक गाड़ी में वो भी थी। करीब 10 किलोमीटर चलने के बाद यह काफिला उस गांव में पहुंचा जहां बीरू की शहादत हुई थी। इतने सैनिकों को देख गांव वाले सब अपने अपने घरों में चले गए। उसे उस मकान के पास ले जाया गया जहां मुठभेड़ हुई थी।
वो चुपचाप काफी देर तक उस घर को देखती रही। फिर धीरे धीरे वो घर के अंदर चली गई। 2 सैनिक भी उसके साथ ही थे। शर्मा जी उस पूरी घटना के बारे में बता रहे थे, लेकिन उसका दिमाग वर्तमान में था ही नहीं। उसे कोने में खड़ा बीरू दिखाई दे रहा था। वो सोच रही थी कितनी पीड़ा हुई होगी उसे। आखिरी लम्हों में भी उसे मां की ही याद आ रही थी। वो कुछ देर वहां बैठी ही थी कि शर्मा जी ने उससे कहा, चलो बहन, अब यहां कुछ नहीं है, वापस चलते हैं। बाहर निकलकर उसने इधर उधर देखा। कुछ लोग घरों से बाहर निकल आए थे। उसने एक बच्चे से पूछा, अशफाक का मकान कौन सा है? दूसरी तरफ बने एक मकान की ओर बच्चे ने इशारा किया। हवलदार तारादत्त शर्मा कुछ समझ नहीं पाए। वो कुछ कहते इससे पहले ही वो उस घर की तरफ बढ़ गई। शर्मा जी ने उसे रोकते हुए कहा कि कहां जा रही हो? उसने हाथ हिलाकर शर्मा जी को रोक दिया। उस घर के बाहर बरामदे में उदास से खड़े टोपी लगाए आदमी से उसने पूछा कि क्या अशफाक का घर यही है? उसने हां में सिर हिलाया। उसने फिर पूछा, उसकी मां कहां है? उस आदमी ने अंदर की तरफ इशारा किया। धीरे से दरवाजा खोलकर वो चुपचाप कमरे में दाखिल हो गई। कमरे में पलंग पर एक अधीर औरत बैठी हुई थी। 10-12 साल की एक छोटी लड़की उस महिला के पास ही खड़ी थी। महिला के शरीर पर हड्डियां ही हड्डियां नजर आ रही थीं। आंखों के नीचे काले घेरे बन गए थे और सिर पर रखी चादर से काले सफेद बाल झांक रहे थे। पलंग के सिरहाने की तरफ वाली दीवार पर फ्रेम में लगी एक जवान लड़के की फोटो टंगी थी। फोटो में मुस्कुराते हुए काले बालों वाले इस लड़के की हल्की सी दाढ़ी थी और आंखों में चमक थी। दोनों महिलाएं एक दूसरे को देख रही थीं। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और पलंग के पास पहुंचकर उस पर बैठ गई। उसने पलंग पर बैठी महिला के हाथ अपने हाथ में ले लिए। दोनों ने अपने अपने जिगर के टुकड़े खोए थे। किस लिए? क्यों? इनके जवाब उनके पास नहीं थे। शायद किसी और के पास भी नहीं होंगे। दोनों महिलाओं की आंखों में आंसू भर आए। धीरे धीरे उनकी हिचकियां बंध गईं। फिर एक दूसरे की गले में बाहें डालकर वो दहाड़े मारकर विलाप करने लगीं। बरामदे में हवलदार तारादत्त शर्मा अपना सिर हाथों में दबाए चुपचाप बैठे थे। अपनी अपनी बंदूकें थामे सैनिक चौकन्ने लग रहे थे, लेकिन उनके दिमाग कहीं दूर गए हुए थे। बाहर बर्फबारी शुरू हो चुकी थी। कमरे में रोती हुई महिलाओं के विलाप का करुण स्वर दरवाजे से बाहर निकलकर बर्फ पर फिसलता हुआ नीचे घाटी में चला गया था। पूरी घाटी इस विलाप से गूंज रही थी। मां रोती है। अभी आप भानु प्रताप की यह कहानी सुन रहे थे। क्या आपको भी लगता है कि हिंसा, युद्ध, लड़ाई से ही समस्याओं का समाधान हो सकता है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आप इस तरह की कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी ही मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। नमस्कार।